नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टुडे पाठशाला पर। आप सभी जानते हैं कि हमने चैनल का नाम आप लोगों के अनुरोध पर टूरिस्ट पॉइंट से टुडे पाठशाला कर दिया गया है, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको सभी तरह की वीडियो प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर एजुकेशनल से लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक। तो आपको एक ही चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपके उपयोग की होती है। अनुपयोगी चीज़ें आपको इसमें किसी प्रकार की नहीं मिलेगी। तो मैं हूँ दीपक और आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की। विषय हिंदी हम कर रहे हैं और आपके ही अनुरोध पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी वर्ग 3 की परीक्षा के लिए। इसमें हम व्याकरण और हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है हिंदी पेडागोजी पर ज़्यादा, वो साथ में पद्यांश और गद्यांश हम करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी स्किल डेवलप होना चाहिए समझने की और उनको समझने के बाद आंसर देने की। तो आज हम विगत वर्षों के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज दिन है तीसरा और 2 वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ और मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। टुडे पाठशाला जो हमारा चैनल है उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि मुझे भी, आप जितने अधिक देखेंगे वीडियो को और जितना पसंद करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा आपके लिए दूसरा नया वीडियो बनाने के लिए और नया अच्छा टॉपिक आपके लिए सर्च करके लाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे का सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। यानी कि ये वाक्य आपका कैसा हो गया, संयुक्त रूप से हो गया। स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे, तो इसको हमें एक सरल तरीके से रूपांतरित करना है। तो अब आप हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं और हमें जो सरल लगेगा पढ़ने में वही इसका सरल वाक्य होगा। जैसे कि स्कूल बंद होते ही घर जाने लगे लड़के, स्कूल बंद हुआ कि लड़के घर जाने लगे, स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे, जो ही स्कूल बंद हुआ त्यों ही लड़के घर जाने लगे। तो हमने कहा था हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे, यानी कि उसको काटना सीखेंगे, उसके बाद बचे हुए में से आंसर लगाना सीखेंगे। तो जो ही स्कूल बंद हुआ ये तो वैसे हो गया, सरल तो हुआ नहीं। अब यहाँ देखिए स्कूल बंद होते ही, यहाँ भी हमें जोर लगाना पड़ रहा है। और एक और सेंटेंस स्कूल बंद हुआ कि लड़के, और यदि हम सरल भाषा में बोलेंगे तो स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे। यहाँ पर हम एक ही सरल भाषा में इसको बिना हमारी आवाज़ को ऊपर नीचे किए बोल पा रहे हैं, इसलिए सरल वाक्य हमारा हुआ तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, गलत ना पढ़ें, और आपको लगता है कोई आंसर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा रचित नाटक है। इसका आंसर जो है ये इसमें अभी नहीं डल पाए हैं, तो हम थोड़ा इसमें अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है। नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भीष्म साहनी, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा जयशंकर प्रसाद। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र होता है, यानी कि बधाई पत्र हम कब लिखते हैं। आपके पास ऑप्शन है कार्यालयीन पत्र, सामाजिक पत्र, औपचारिक पत्र और सरकारी पत्र। दोस्तों आप सभी जानते हैं सरकारी औपचारिक कार्यालयीन पत्र में हम बधाई नहीं देते हैं किसी को भी। जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है और जब हमें किसी को बधाई देना हो तभी हम बधाई पत्र लिखते हैं। ठीक है, किसी भी हम सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में या किसी से आवेदन अनुमोदन या किसी प्रकार का हम पत्र लिखते हैं तो उसमें बधाई पत्र नहीं होता है। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि सामाजिक पत्र में ही हम बधाई पत्र लिखते हैं, यानी सामाजिक व्यक्तियों को, सामाजिक लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को ही हम बधाई पत्र लिखते हैं। चलिए अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। किस वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा साहसपूर्ण कृत्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर क्या करना है, किसी यात्रा में साहसपूर्ण कृत्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा किस वर्ग का निबंध है और इसमें मनोरंजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि इसमें साहसपूर्ण कृत्य भी होता है, उसका विवरण भी होता है ऐसे निबंध में, और उसमें मनोरंजन भी होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन है विवरणात्मक निबंध, वैज्ञानिक निबंध, विचारात्मक निबंध और निगमनात्मक निबंध। तो ऐसे निबंध को कहेंगे, इस तरह के निबंध को जिसमें साहसपूर्ण कृत्य और मनोरंजन उपलब्ध रहे उसको विवरणात्मक निबंध कहेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। टोकरा भर मिट्टी किसके द्वारा लिखित कहानी है। आपके पास ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, माधव
राव सप्रे, मित्रबंधु और जगन्नाथ प्रसाद खत्री। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वह रहेगा माधवराव सप्रे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? यानी कि जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, छायावादी रचनाकार है वो, जो भी हम जिनका नाम यहाँ पर आएगा, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें भावनात्मक रहस्यवाद हमें प्राप्त होता है, यानी कि उनमें फीलिंग्स या भावनाएं झलकती है। तो ऐसी रचनाएं किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका महादेवी वर्मा। इनकी रचनाओं में हम जब भी इनका अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तब हमें भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। चलिए अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है? यानी कि हम जब श्रवण मतलब सुनने वाली बात हो गई यहाँ पर श्रवण से, तो उसके अनुसार भाषा कितने भेद है, यानी कि हम सुनते हैं उसमें। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, एलिमिनेट करेंगे। देखिए वापस से हम, कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, ये भाषा वाली बात हो गई, लिखने की बात हो गई, इसको हम हटा देंगे। अयोग्यात्मक और संयोगात्मक भाषा, यहाँ पर भी लिखने वाली बात हो गई, ठीक है। क्लिष्ट और सरल भाषा, यहाँ पर भी भाषा वाली बात हो गई। और मधुर और कर्कश भाषा, जब हम किसी वाणी को सुनते हैं या सुनने की बात हुई है तभी हम उसको बता सकते हैं कि यह मीठी वाणी है या फिर कर्कश है। कोई मतलब कर्कश टोन में बोलता है, जैसे कि हम कौवे की वाणी को बोलते हैं कि कर्कश रहती है, कोयल की वाणी मीठी और मधुर होती है तो उसको मधुर बोलते हैं। तो ये हमें सुनाई देता है, उसके बाद ही हम इसका भेद कर पाते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में भाषा का भेद नहीं हो पा रहा, लेकिन हम मधुर भाषा सुनकर और कर्कश भाषा भी हम सुनकर पहचान लेते हैं। तो श्रवण के आधार पर भाषा का भेद यहाँ पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4, मधुर भाषा और कर्कश भाषा। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। लिखने के नियमों का ज्ञान कैसे होता है? हमें व्याकरण के द्वारा, बोलने के द्वारा, हाथ द्वारा और भावनाओं के द्वारा। तो लिखने का ज्ञान होता है व्याकरण के द्वारा, तभी हम व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हम सही तरीके से लिख पाएँ बिना गलती के। नहीं तो हम हमारी जो भाषा बोलते हैं, किसी प्रकार की हम भाषा बोलते हैं, बुंदेली, बघेलखंडी, जो भी हमारी भाषा है, मालवी है, उसके अनुसार हम लिख देते हैं। लेकिन हमें सही हिंदी भाषा का ज्ञान हो, जो भी हम भाषा पढ़ रहे हैं उसका एक सही तरीके से ज्ञान हो, इसीलिए हम उसको सही तरीके से लिख सकें और बोल सकें, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। बोलने में एक बार व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लिखने में बिल्कुल दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक है? यानी कि आपको बातचीत करना है तो कौन सी आयु उसके लिए आवश्यक है? किशोरावस्था के लिए, सभी आयु वर्गों के लिए, बाल्यावस्था के लिए और शेषावस्था के लिए। यानी कि आपको कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए आपको भाषा आना ज़रूरी है। तो ज़रूर नहीं कि आप कौन सी आयु में हैं, आपके लिए सभी आयु में आपको बातचीत करना आना चाहिए, जिससे कि आप सीख सकें। तो यहाँ पर आपका सभी आयु वर्गों के लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, विभाषा, मातृभाषा और राजभाषा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा आपका राजभाषा। यदि हम ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में कई राज्य हैं हमारे भारत में, और वहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएँ बोली जाती है। आप सभी ये बात जानते हैं। हमारे देश की 50% से अधिक जनसंख्या, यानी 25 से 30% या 35% ही ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं पूरी तरह से, इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते, इसलिए इसको राजभाषा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, ये राजभाषा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो आप सभी कर देंगे मेरे हिसाब से। पति पत्नी बात कर रहे हैं, मैं वहाँ जाकर, वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा मुहावरा सटीक रहेगा। कमर नहीं कसूंगा, कमर जब कसते हैं जब काम करना होता है। कफन सर पर नहीं बांधूंगा, युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हम। कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा और कब्र में पाँव नहीं लटकाऊंगा। जब आपको लगता है कि यार मैं जाकर इसमें ऐसा करने पे मुझे इस बात की क्षति होगी, तब हम यदि उसमें फिर भी रिस्क लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं कब्र में पाँव रखना। यानी कि आपको पता होता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी आप उस चीज़ में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कब्र में पाँव लटकाना, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि मैं कब्र में पाँव नहीं लटकाऊंगा, मुझे पता है वहाँ जाने पर क्या होगा। तो जब पति पत्नी बात कर रहे हैं, या फिर आप जो भी जब दो लड़का लड़की बात कर रहे हो, या फिर किसी भी आप फ्योंसी की बात कर लेते हैं, या फिर पति पत्नी की बात कर लेते हैं, किसी युगल की बात कर लेते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में या फिर तुम लोगों के बीच में रहकर कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पर आपका जो सटीक मुहावरा बैठेगा वह रहेगा कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, ठीक है दोस्तों। ये हमें सिर्फ लॉजिकली सोचना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए भी अध्ययन की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा? व्यावसायिक, व्यापार की बात तो करेगा नहीं, है ना, तो उसको हम कैसे मान लेंगे कि भैया
पुत्र के द्वारा पिता को व्यवसाय के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। कार्यालयीन ऑफिस में तो पत्र लिख नहीं रहा है वो। व्यक्तिगत पत्र और सांस्कृतिक पत्र, तो इन दोनों में से अब आपको सोचना है। तो यहाँ पर जो आपका सही पत्र हो जाएगा, यहाँ ये जो हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिविजुअल पत्र लिख रहे हैं व्यक्ति से व्यक्ति को, और यहाँ पर किसी संस्कृति की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट कर देंगे और आपको जो ऑप्शन है तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाचन कौशल का उद्देश्य है उपरोक्त सभी केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना। वाचन यानी कि बोलने में कौशल आपका कब होता है? केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। कब हम कहेंगे कि ये बोलने में बिल्कुल स्किल है? कभी कभी हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि वो बोलता जाए और बस हम सुनते जाएं, और वो किसी भी तरह की बोलने में गलती नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं वाचन कौशल, यानी कि बोलने में अच्छा किसी व्यक्ति का होना। तो केवल सही व्याकरण वाली भाषा प्रयोग करना, केवल बच्चों उच्चारण शुद्ध करना, और केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ये सभी वाचन कौशल में आते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा 31 नंबर का ऑप्शन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या व्यक्त करते हैं? आस्था को, कर्तव्य को, विचारों को, इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ते आ रहे हैं भाषा क्या है? भाषा आपके विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर रहती है, निरंतर चलती रहती है, निश्चित अवधि तक चलती है और स्थिर है। तो भाषा ग्रहण करना मतलब किसी भाषा को समझना या सीखना। तो आप सभी जानते हो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में पारंगत नहीं हो सकता है। इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जब भी आप सीखते जाएंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। वैसे ही भाषा है आपकी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें किसी प्रकार का पार नहीं है। आप हमेशा जब उसकी अध्ययन करते रहते तो उसमें आप प्रयास करते रहते हैं, तो आप उसमें सीखते जाते हैं कुछ भी नया। ठीक है, तो भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल बताता है तो वह शिक्षण की कौन सी विधि अपनाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि पहले ही शिक्षक ने बता दिया है कि इनमें से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। ठीक है, जैसे कि मोर, चीता, कमल। तो यह कौन सी विधि है जो टीचर के द्वारा अपनाई जाती है? तो इसको हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि इसमें यह बोध हो जाता है कि पहले टीचर बता देगा कि जो हमारे मोर है, चीता है, कमल है, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, और फिर उसके बाद में पूछता है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस विधि को हम बोलते हैं। अगला 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है? पत्र संख्या अनिवार्य होना, यहाँ पर औपचारिक पत्रों की बात की गई है। पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर होना, और हस्ताक्षर व सील का न होना। यहाँ पर औपचारिक पत्रों की बात की गई है, तो उसमें आप पत्र संख्या डाल देंगे चलेगा। ज़रूरी है वो औपचारिक पत्रों में पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, यानी कि आप जो भी इसमें लिख रहे हैं आप एक अंग यानी कि उसके भाग के अनुसार डिवाइड करके लिखें। और निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर, यानी कि आप प्रतीक किसके लिए लिख रहे हैं और कौन लिख रहे हैं, ये एक सही सटीक जगह पर होना चाहिए। लेकिन औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर व सील होना अनिवार्य नहीं है, कार्यालयीन पत्रों में होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक पत्रों के लिए लागू नहीं होगा। अगला 35 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। यहाँ 20 क्वेश्चन हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती? तो सामान्य प्रवृत्ति कौन सी जो छायावादी कविता में नहीं पाई जाती? व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति, बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण, काव्य शिल्प एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना, और प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण। यानी कि सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में मांसल चित्रण नहीं होता, बाह्य श्रृंगार का मांसल चित्रण। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमने बदल दिया है। आप यदि उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टुडे पाठशाला सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको कहाँ सर्च करना है, आपको सर्च करना है टेलीग्राम में टुडे पाठशाला, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएंगे, जिसमें 301 लोग वर्ग 1 के जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे तैयारी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मेरे द्वारा इन्वायरमेंट की भी स्टडी की है, साथ में पेडागोजी की स्टडी की है। अब हम हिंदी कर रहे हैं, इसके बाद हम इंग्लिश करेंगे। यानी कि हम स्टडी कंटिन्यू ऐसे कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहे। तो चैनल पर आप बने रहिए, साथ में मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो लाता रहता हूँ। करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अभी देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, वो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूँ।
तो इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।